Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to our second lecture of sixth week. I will start where we left off. हम हार्डवेयर कनेक्शंस देख रहे थे. हम देखा था क्रिस्टल को कैसे कनेक्ट करना है. तो बेसिकली मेन आपका माइक्रो कंट्रोलर हमने कनेक्ट कर दिया और उसकी मेन सेटिंग्स हमें देखनी है क्या सेटिंग्स रिक्वायर्ड होंगी 16F877 की और 18F और 452 की भी हम देखेंगे इंशाल्लाह. उसमें भी यही कनेक्ट सेटिंग्स है. उसमें भी इवन पिन नंबर, मेमोरी क्लियर की और ऑसिलेटर वन को पिन की जो पिन है 13 14 और सारी की तमाम जो पिन हमने जो बेसिक कनेक्शन की हैं VDD VSS वो तमाम पिन और उनकी जो एक्सटर्नल कनेक्शन हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे 16F877 में. तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है. राइट. सो मूविंग फर्दर इस क्रिस्टल कनेक्शन भी जो है ना क्रिस्टल बीम का भी इसी तरह आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे. वहाँ वो 18F452 तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी सपोर्ट करता है तो आप उसको आराम से एच पे चला सकते हैं. ऑलराइट. सो मूविंग फर्दर कुछ एक आध हार्डवेयर के चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि मुमकिन है आपने पहले अगर आपने लैब्स की हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की तो आपको मालूम होगी. लेकिन विल स्टिल डिस्कस देम ब्रीफली. जैसा स्विचेस एंड बटन्स. तो स्विचेस एंड बटन्स में एक एक इशू इट सीम्स क्वाइट सिंपल कि आप अगर एक किसी पिन को एज एन इनपुट डिफाइन कर दें और आप उसके आगे एक बटन लगा दें तो उसको इनपुट ले लेना चाहिए. लेकिन इट इज़ नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. उसमें एक मसला होता है जिसे कहते हैं बाउंसिंग का. जैसे आपका कॉन्टैक्ट बाउंस जिसे कहते हैं यानी कि जब आपका जब आप बटन को प्रेस करते हैं तो जैसे आप बॉल को ज़मीन पर फेंकते हैं तो वो जाके ज़मीन पर ठहर नहीं जाता, वो बाउंस करता है. तो इसी तरह जब आप स्विच को प्रेस करते हैं तो वो भी कॉन्टैक्ट पर जाकर बैठता नहीं है, वो बाउंस करता है. और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर उन्होंने आपको बताया हुआ है कि सर यहाँ पर बाउंसिंग ऊपर नीचे ये बाउंस करता है. तो यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स यहाँ पर आते हैं और वो इससे पहले कि वो सेटल डाउन करे वो किसी वो बाउंस कर रहा होता है. तो मुमकिन है कि आपका सिग्नल बिल्कुल मिस हो जाए आपका और आप किसी सिग्नल कैप्चर करना चाह रहे हैं आपको कैप्चर ना कर सके बटन के इनपुट को. तो आ, इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ये जो टोटल टाइम है दिस इज ऑलवेज लेस दैन 100 ms से ज़्यादा नहीं जाता, 100 मिली सेकेंड से ज़्यादा नहीं होता. तो इसको करेक्ट करने का एक तरीका क्या हो सकता है कि आप एक्सटर्नल हार्डवेयर सर्किट लगा लें. तो अगर आप यहाँ पर देखें मैं ज़रा स्क्रीन पे ड्रॉ करने वाला सॉफ्टवेयर खोल लूँ. तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक डैम्पिंग सर्किट लगा हुआ है. ये आपकी पिन है, आप इस पिन के ऊपर सेंस करना चाह रहे हैं. यहाँ आपका बटन लगा हुआ है और ये आपकी पेन है. ये आपकी पेन है जिसके ऊपर आप सेंस सेंस करना चाह रहे हैं. तो यहाँ पर एक डैम्पिंग सर्किट सा लगा हुआ है. ठीक है. और ये सर्किट है यहाँ पर 100K का एक रजिस्टर लगाया हुआ है. एग्जैक्ट वैल्यूज जो है वो आप वेरी कर सकती हैं लेकिन ये इन्होंने एक अप्रॉक्सीमेट बताई है कि ये अच्छी वैल्यूज हैं. ये मोस्ट रिकमेंडेड वैल्यूज टेस्टेड वैल्यूज हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं. राइट. सो अब इसमें जो चीज़ आप देखें कि इससे सर्किट से होगा क्या कि जब आप इस स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप अगर आपको याद हो हमने जो ऊपर देखा था वेव और उसकी जो बाउंसिंग होती है उसमें हाई फ्रिक्वेंसी इस तरह की पल्सेज आती हैं. ठीक है. ये जो वोल्टेज इतनी तेजी से चेंज कर रहा है यानी कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वोल्टेज चेंज कर रहा है विच ऑब्वियसली इज एन इंडिकेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी क्या होती है कितने टाइम में कितनी चेंज आ रही है. तो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उन हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को डैम्प करने के लिए आपको पता है कैपेसिटर क्या करता है. जब हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स आते हैं तो उनको शॉर्ट कर देता है. तो यहाँ से ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल शॉर्ट हो जाएंगे और उसमें जो रजिस्टर RC के जो कम्बिनेशन होगा उसको जो टाइम कांस्टेंट होता है उसके मुताबिक इसमें आहिस्ता आहिस्ता डैम्पिंग होगी. तो चेंजेस जो है वो जो जो हाई फ्रिक्वेंसी पल्सेस इंशाल्लाह फिल्टर आउट हो जाने चाहिए. तो ये आपका इस मकसद के लिए यहाँ पर सर्किट लगा हुआ है. तो दिस शुड कैटर फॉर दिस बाउंसिंग. दूसरा ये जो पुल अप लगा हुआ है यहाँ पर इसकी क्या 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 वजह है. इसकी वजह ये है कि अगर आपने इसको ग्राउंड देखें ये ग्राउंड से लगा हुआ है. अगर आपने ये ना लगाया तो आपका VCC और ग्राउंड शॉर्ट हो जाएंगे. तो दिस इज रिगार्डिंग दिस. सो लेट्स सी के इसका एक और भी हार्डवेयर सोल्यूशन मौजूद है जो कि फ्लिप फ्लॉप के जरिए से होता है. आर एस फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर लगाया हुआ है और ये RS फ्लिप फ्लॉप एक आपको मालूम है RS कैसे काम करता है. तो ये पहली जो इसमें पल्स आएगी उसको कैप्चर कर लेगा और बाकी सबको इग्नोर कर देगा. तो लेकिन ये हार्डवेयर सोल्यूशन है. लेकिन नॉर्मली जो है हम जो हम इस्तेमाल करते हैं जो मैं नॉर्मली इस्तेमाल करता हूँ वो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन इस्तेमाल करता हूँ विच इज़ जिसमें आपको कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती. In addition to these hardware solutions, there is also a simple software solution. And the program tests the logic state of an input pin and detects a change. The check should be done one more time after a certain delay. If the program confirms the change, it means that a switch push button has changed its position. तो आप क्या करें, आप पहले
स्विच को सैम्पल करें कि जब आपका पहला चेंज आए बटन पे, ठीक है, बटन प्रेस होता है, आपका वो पुल डाउन होता है, तो आप एक टाइमर स्टार्ट कर दें या थोड़ा सा डिले दे दें। आप चाहे सॉफ्टवेयर डिले दें या हार्डवेयर डिले दें, या आपकी डिज़ाइन के ऊपर है। तो आप एक उसको डिले दे दें और लेट्स से 100 मिली सेकंड के बाद, जिस तरह हमने कहा था कि मैक्सिमम 100 मिली सेकंड तक रहता है ये, तो आप 100 मिली सेकंड के बाद जाके इसको दोबारा चेक करें कि जैसे अगर आपने प्रेस किया था तो इसको हाई से लो हो जाना चाहिए। अगर 100 मिली सेकंड के बाद चेक करते हैं और दोबारा अगर लो है, तो इसका मतलब कि बटन वाकई प्रेस प्रेस हुआ। आपने चेक किया, एक दफ़ा लो हुआ, फिर बीच में बाउंस करता, आप उस पूरे टाइम को आपने इग्नोर किया और 100 मिली सेकंड के बाद जाके आपने दोबारा सैंपल कर लिया कि अब तो सेटल हो गया होगा, तो जो उसकी सेटल्ड वैल्यू है वो उसकी फाइनल वैल्यू होगी। तो नॉर्मली ये सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की हम इस्तेमाल करते हैं डिबॉक्सिंग के लिए, विच इंशाल्लाह जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो यू विल सी। रिलेज क्या होते हैं, अगर आपने इस्तेमाल किए में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिलेज का आपको जनरली बता दूं कि हाई हाई करंट सर्किट्स को, जैसे आपने 220 वोल्ट का आपने बल्ब अपने घर में इसको आपने ऑन करना है और आप उसको माइक्रो कंट्रोलर के जरिए से ऑन करना चाह रहे हैं, तो आप उसको डायरेक्टली तो ऑब्वियसली ऑन नहीं कर सकेंगे। इवन ट्रांजिस्टर जो है वो भी आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी भी करंट कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। उसके मुकाबले में जो रिलेज होते हैं उनकी करंट कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो उसमें सिर्फ कॉन्टैक्ट, मैकेनिकल कॉन्टैक्ट उसमें स्विचिंग होती है। तो यानी कि जब आप इस रिले को यहाँ पर एक कॉइल होता है जो आपको जिसके ऊपर क्रॉस नज़र आ रहा है, लेट मी जस्ट ओपन दी, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो है ना, यहाँ पर कॉइल होता है, यहाँ पर एक इंडक्टर होता है, कॉइल होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो ये इस इन टर्मिनल्स को अपनी तरफ पुल करता है। तो आपके इसमें अभी अलग से इसको इग्नोर कर दें, ये जो सिर्फ तीन तीन स्विचेज हैं, ये एक दो और ये तीन, इसको देखिए, तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है, और ये इस कॉन्टैक्ट को कहते हैं एन सी, ये नॉर्मली क्लोज है, यानी कि आम हालात में ये क्लोज होता है, यानी ये दोनों स्विच मिले हुए होते हैं। जब आप यहाँ से करंट पास करेंगे, यानी कि यहाँ से अगर करंट पास करेंगे, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और इस स्विच को अपनी तरफ पुल करेगा, इस तरफ पुल करेगा। जब ये पुल करेगा तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ से हो जाएगा। जब यहाँ से कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो ये वाला कॉन्टैक्ट यानी कि बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर आपने इसको पावर से कनेक्ट किया हुआ है, आपने पावर से कनेक्ट किया हुआ है कि जब आप नॉर्मल कंडीशन में ये ऑफ रहेगा, क्यों? क्योंकि ये आपका जो कनेक्शन था यहाँ से ब्रेक था, और जब आप इसको यहाँ से करंट पास करेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये स्विच इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और करंट अब यहाँ से पास करेगा और आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इसे जो है वो आप नॉर्मली ओपन पे, यानी कि आपने जो बल्ब लगाया हुआ है इसको नॉर्मली ओपन एन ओ टर्मिनल के ऊपर लगाया हुआ है, नॉर्मली क्लोज के ऊपर आपने नहीं लगाया हुआ। अच्छा, तो अब इसको ऑन करने के लिए रिले के बीच में से जो है रिले के बीच में से करंट गुजारने के लिए आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो इतना करंट इसके बीच में से पास नहीं कर सकता, उसको बहुत ज़्यादा करंट ड्रेन होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई ट्रांजिस्टर लगा लेंगे, ठीक है, नॉर्मल स्टैंड यहाँ पे बीजेटी लगा हुआ है, तो उसको आपने जिसको जब आप ऑन करेंगे अपने माइक्रो कंट्रोलर के जरिए से, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो ये इसको एनर्जाइज कर देगा। ये जो है पर डायोड लगा हुआ है, इसको कहते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड कहते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड। डायोड ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हुई है तो उसमें जो इंडक्टर होता है, जब आप उसके ऊपर से करंट को जब आप एक दफ़ा आपने इसको एनर्जाइज कर दिया, जब आप उसे रिलीज करते हैं, कि उस पर से वोल्टेज हटाएंगे, जब इसको ऑफ करेंगे तो उसमें रिवर्स वोल्टेज पैदा होती है, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज पैदा होती है, यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो रिवर्स वोल्टेज है, इसकी वजह से इस ट्रांजिस्टर में से बहुत हाई करंट इसके ऊपर इंड्यूस हो सकते हैं, यानी कि इसके अंदर से बहुत हाई करंट इसमें जाने की कोशिश करेंगे, तो इससे आपका ट्रांजिस्टर बर्न कर सकता है। तो उसको बचाने के लिए आप यहाँ पर एक डायोड लगाते हैं जो कि इसको यहाँ पर सामने इसको वो कर देगा, डैम्प कर देगा इसको, ठीक है। तो यहाँ से जो हाई पासेज होंगी वोल्टेज की, वो उनको यहाँ से जो हाई करंट पास करने की कोशिश करेगा, वो यहाँ से उसको डाइवर्ट कर देगा और इसी में यहाँ पर इसको डैम्प हो जाएगा। तो ये फ्री व्हील डायोड ये ज़रूरी है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका ट्रांजिस्टर डैमेज हो सकता है, राइट। तो ये दिस इज़ द बेसिक सर्किट ऑफ रिले, जिससे आप हाई वोल्टेज हाई करंट डिवाइसेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं यूजिंग योर माइक्रो कंट्रोलर, राइट। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर के जरिए से, आप अपने बल्ब को ऑन ऑफ करें, इसको माइक्रो कंट्रोलर को आप अपने किसी रिमोट कंट्रोल के साथ सिंक कर लें और आप रिमोट कंट्रोल के जरिए से अपनी लाइट ऑन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है जो कि आप अभी भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ऑलराइट, एलईडीज़ के बारे में हमने कुछ देखा था क्लास में, तो एलईडीज़ का सर्किट भी यहाँ पर गिवन है। ये आपको अगर स्टैंडर्ड जो हमने क्लास में भी इसको फॉलो किया था कि आपके पास इसकी जो टोटल जो उसका वोल्टेज ड्रॉप है जो इस एलईडी का हर एक का मुख्तलिफ होता है, 1.6 से 2.4 तक उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ का 2.4 से भी ज़्यादा होता है। बहरहाल,
तो उसका जो वोल्टेज उसकी डाटा शीट में देखना होगा कि आपके पास जो एलईडी है उसका कितना, उसका वीडी इतना वोल्टेज ड्रॉप करती है, और उसको माइनस करके उसको, यानी कि ये आप सप्लाई वोल्टेज 5 माइनस वीडी और डिवाइड बाय आर करेंगे तो आपके पास करंट आ जाएगा जो उसके बीच में से फ्लो करता है। यहाँ पर उन्होंने इसको आप स्मॉल करंट अगर आपने बिल्कुल हल्की सी ऑन करनी है तो आप 5 मिली एम्प्स, 2 मिली एम्प्स, 10 मिली एम्प्स पर एक अच्छी रोशनी आ जाती है। अगर आपने इसको बहुत तेज़ ऑन करना है तो 20 मिली एम्प्स के ऊपर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इस करंट को यहाँ पर लेकर आ जाए, नीचे यहाँ पर लेकर आ जाए करंट को, और इस रजिस्टर को ऊपर लेकर आ जाए तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो राइट, सो ये 7 डिस्प्ले भी आप लोगों ने मेरे ख्याल से इस लैब में इस्तेमाल किया हुआ है। इसका कनेक्शन मैं आपको थोड़ा सा वैसे एक्सप्लेन कर दूँ, ये आप लोगों को आई एम श्योर इसमें काफ़ी बच्चों को ये चीज़ें इस्तेमाल की हुई होंगी आप लोगों ने, तो आपको आती होंगी, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, आपके पास यहाँ पर 2 पोर्ट इस्तेमाल हुई हैं। एक पोर्ट के ऊपर ये सारे आपके डाटा यहाँ पर, ठीक है, 7 सेगमेंट इसके भी इस पर भी आए हुए हैं, सबके ऊपर आए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपने नंबर डिस्प्ले करने, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर 1 डिस्प्ले करना है, यहाँ पर आपने 2 डिस्प्ले करना है, ठीक है, यहाँ पर आपने 3 डिस्प्ले करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने 4 डिस्प्ले करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, ये पता नहीं मौजूद क्या होगा। सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस। ओके, सो आपने अगर मुख्तलिफ कलर्स को यहाँ पर, मुख्तलिफ नंबर्स को यहाँ पर डिस्प्ले करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप यहाँ पर, आपको मालूम है कि आप ये जैसे यहाँ पर ये इन्होंने कॉमन कैथोड इस्तेमाल किया हुआ, यानी कि इनका ग्राउंड कॉमन है यहाँ पर, और इनके एनोड्स के ऊपर आप यहाँ पर इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके इनके हाई से कंट्रोल करेंगे, जो आप सेट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी लाइट्स। तो आपने अप्रोप्रिएट लाइट ऑन करनी है, और जो एलईडी आप ऑन करेंगे उसके आपने करना है कि आपने इन सबको एक साथ कैसे ऑन करेंगे, क्योंकि आपकी डाटा बस जो है ना, इनके पास जो डाटा आ रही है, डाटा बस वो एक ही कॉमन है। तो अगर आप लेट से यहाँ पर 2 के लिए करते हैं, यहाँ पर 2 भेजते हैं, यहाँ पर 2 के लिए जो लाइट्स हैं, तो आपके पास ये 2 यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, इधर सब जगह 2 आ जाएगा। तो आप मुख्तलिफ नंबर कैसे डिस्प्ले करेंगे, उसका तरीका ये होता है कि आप पहला नंबर भेजते हैं, जैसे आपने यहाँ पर 1 डिस्प्ले करना है, तो आप इन डाटा बस के ऊपर वो भेजेंगे सिग्नल, जिससे ये सिर्फ ये 2 एलईडीज ऑन होंगी, ये वाली और ये वाली। और उस दौरान जब आपने 1 को डिस्प्ले कर रहे हैं, उस वक्त आप इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देंगे, यानी कि इस पे आप हाई हाई भेज देंगे। इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेंगे तो ये वाला सिर्फ इसके ऊपर 1 आएगा, बाकी सारे के सारे वो ऑफ होंगे, इनके ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने लेट से अगली पे 2 डिस्प्ले करना है, तो आप यहाँ फिर इसी डाटा बस के ऊपर आप 2 के सिग्नल भेजेंगे, और उसके बाद आप इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देंगे। ठीक है, इसी तरह जब आपने यहाँ पर 3 करना है, तो यहाँ पर 3 के सिग्नल भेजेंगे, सब पे आएंगे, सब पे 3 के सिग्नल, लेकिन जो है वो ऑन जो ट्रांजिस्टर होगा वो एक वक्त में एक होगा। तो इस तरह से आप तमाम सिग्नल्स को, एलईडीज को बारी बारी, आप पहले इसको ऑन करेंगे, इसको ऑन करेंगे, इसको ऑन, क्योंकि पहले यहाँ 1 शो होगा, फिर यहाँ 2 शो होगा, फिर यहाँ 3 शो होगा, फिर यहाँ 4 शो होगा। अभी आपको एक साथ अगर आप देखना चाहते हैं इन सबको, लेट से आपको स्क्रीन पे 1 2 3 4 लिखा हुआ नजर आए, तो वो कैसे आएगा? वो इससे आएगा कि आप ये जो स्विचिंग है, आप इस स्विचिंग को और यहाँ जो डाटा चेंज कर रहे हैं उसको इतनी तेज़ी से करेंगे कि आपकी जो है यूज़र है उसको पता ही नहीं चलेगा कि एक वक्त में सिर्फ एक डिस्प्ले ऑन हो रहा है, होगा सिर्फ एक वक्त में एक डिस्प्ले ऑन, लेकिन उसको नज़र ऐसे आएगा कि चारों की चारों डिस्प्ले एक साथ ऑन हुए हुए। क्यों? क्योंकि ये इतनी तेज़ी से आप कर रहे होंगे। आपको मालूम है कि इंसान की आंखें जो हैं उनको धोखा देना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप अराउंड 9 मिनिमम कितना होता है, 15 फ्रेम्स पर सेकेंड होता है, कितना होता है, उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो यूज़र को ऐसे लगेगा कि वो सारी की सारी जो है सेगमेंट एक साथ ऑन है, जबकि आपने एक वक्त में सिर्फ एक सेगमेंट को ऑन किया होगा, नज़र ऐसे आ रहा होगा कि तमाम सेगमेंट एक साथ ऑन है। ठीक है, तो ये इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, इसका दूसरा सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन बहरहाल उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करना चाह रहे, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसको बार बार ऑन ना करूँ, और इससे एक नुकसान भी होता है, अगर आपने कभी ट्राई किया हो तो आपको पता होगा कि जब आप इसका स्विचिंग करते हैं ना तेज तेज, तो जो एलईडीज हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र नहीं आती, थोड़ी सी डल सी हो जाती है, क्योंकि वो एक्चुअली ऑन ऑफ हो रही होती है। तो ऑन ऑफ हो रही होती है तो आपको उसकी जो इंटेंसिटी है वो एलईडीज की, यानी कि सेगमेंट की, वो थोड़ी सी कम नज़र आती है। तो ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन और ज़्यादा क्लियर जिसमें आपको डिस्प्ले आएगा, उसमें आप यहाँ पर अगर लैचेस लगा लें, ठीक है, यहाँ पर आप लैचेस लगा लें, मेरे खास में याद नहीं, मेरे खास से 232 नंबर होता है लैचेस का। ठीक है, 232 अगर आप यहाँ पर वो कंफर्म करने का कौन सी ऐसी होती है, अगर आप यहाँ पर लैचेस लगा लें तो क्या होगा कि यहाँ पर फिजिकल लैचेस की आईसीज लग जाएंगी। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप यहाँ पर जब आप डाटा भेजेंगे 1 का, ठीक है, आपने 1 भेजा तो आपने इस लैच को के ऊपर को इनेबल कर लिया, और इस पे को 1 को लैच कर लिया। ठीक है,
और आपने इसको ऑन ऑन कर दिया। अब ये ऑन है, अब जब ये ऑन रहेगा आपको इसको ऑफ ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अब आपने टू भेजा और इस लैच के ऊपर डाटा लैच कर लिया, तो यहाँ पर टू आ जाएगा और आपने इसको ऑन कर दिया। इसी तरह आप यहाँ पर थ्री भेजें और इस लैच को इस पूरी डाटा बस पे थ्री आएगा और यहाँ पर लैच सिर्फ इसको इनेबल कर लें। आपको मतलब एक और यहाँ पर पिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी लैच करने के लिए, तो उसको आप लैच कर लें। तो इससे आप जब तमाम लैचेस के ऊपर डाटा लैच कर लेंगे तो आपको फिर इनको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सबको ऑन रख लेंगे। ये भी ऑन रहेगा, ये भी ऑन, ये भी ऑन, ये भी ऑन। तो यहाँ पर आप इसको बेसिकली आपको इन को यहाँ पर इन पिंस की आपको जरूरत ही नहीं है। यानी कि आपको इस सर्किट की आप इसको डायरेक्टली इसको परमानेंटली इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस सर्किट को आप कम्प्लीटली इग्नोर कर दें, यहाँ से इनको आप ग्राउंड कर दें, तो ये आपकी पिन सेव हो जाएंगी। तो इसकी जगह आप इन पिंस के जरिए से आप इन लैचेस को ऑन करा लें। तो उससे क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर डाटा परमानेंटली सेव हो जाएगा और आपको स्विचिंग नहीं करनी पड़ेगी और आपका डिस्प्ले बहुत क्रिस्प और क्लियर और ब्राइट डिस्प्ले आएगा। लेकिन नुकसान क्या है कि ऑब्वियसली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा लैचेस में, तो वो आपको एक फाइनेंशियल बर्डन है। बहरहाल, तो दिस वाज रिगार्डिंग LCD सैमसंग में डिस्प्ले ऑप्टो कपलर्स। हम आपने ये बल्कि कोर्स का ऐसा नहीं, लेकिन क्योंकि मुमकिन हम इस्तेमाल करें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि हमारे कोर्स में इस्तेमाल होगी, तो इसलिए मैं ये मेंशन कर रहा हूँ। बहरहाल हमारे कोर्स का हिस्सा ऐसा ये नहीं है, लेकिन क्योंकि हम डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। अब ऑप्टो कपलर्स क्या होते हैं? ऑप्टो कपलर्स मिसाल के तौर पर आपने कोई मशीन कंट्रोल करनी है, ठीक है, आपने आपने कोई मोटर कंट्रोल करनी है। यहाँ पर जैसे मोटर ले ली, ठीक है, मोटर कंट्रोल करनी है, आपने उसको 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 चलाना है आपने मोटर को, ठीक। तो एक्चुअली यहाँ पर ऑप्टो कपलर उल्टी डायरेक्शन में लगी हुई, यहाँ पर जो सर्किट बना हुआ है वो आप मशीन से सिग्नल सेंस कर रहे हैं। यानी कि मोटर कंट्रोल, मोटर जब ऑन हो रही है, यू वांट टू नो कि मोटर ऑन 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 हो गई है, सही है। तो उसके लिए होता क्या है कि अब देखें यहाँ पर उन्होंने, देखें ये ग्राउंड की इंडिकेशन है, ये भी ग्राउंड की इंडिकेशन है, ये जरा गौर कीजिएगा। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर मैं ये ऑप्टो कपलर इस्तेमाल नहीं करता और मैं चाहता हूँ कि मैं मोटर का डाटा सेंस करूँ या मोटर को ऑन ऑफ करूँ इसके जरिए से, तो होता क्या है कि मोटर के अंदर बहुत हाई करंट होते हैं, ठीक है, और मोटर के अंदर कॉइल कॉइल होती है, इंडक्टर होता है और उसमें रिवर्स करंट आता है, तो स्पाइक्स आती हैं, करंट की स्पाइक्स आती हैं, उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और वो आपके अब आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आपने देखें आपने मोटर हाई वोल्टेज यहाँ पर चला रहे हैं और आपने यहाँ पर आप माइक्रो कंट्रोलर को लो वोल्टेज पे चला रहे हैं, अगर आप इनको दोनों का आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई डाटा आप जैसे यहाँ पर इंडिकेशन करना चाह रहे हैं कि मोटर चल रही है या मोटर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और आप बीच में ट्रांजिस्टर सॉरी आप एक ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, ठीक है, ताकि आप वहाँ से सिग्नल यहाँ पर लें, तो उसका जो आपको होगा क्या कि इवन इफ यू हैव डिफरेंट पावर सोर्सेज, ठीक है, आपने अगर माइक्रो कंट्रोलर को 5 वोल्ट्स पे चलाया हुआ है और आपने मोटर को लेट्स 48 वोल्ट्स पे चलाया हुआ है, अगर आपने दोनों की आपस में कम्युनिकेशन करनी है थ्रू वायर्ड मीडियम, यानी कि अगर आपने ट्रांजिस्टर के जरिए से या आपने सिग्नल आपने सेंस करना है कि मोटर चल गई है नहीं चल गई, या सिग्नल भेजना है उसको ऑन करने के लिए, तो आपको वो सिग्नल के लिए एक हमेशा वोल्टेज के लिए एक रेफरेंस चाहिए होता है। जब ये अगर ये 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट इसलिए है क्योंकि इसका 5 वोल्ट इसकी वैल्यू है कंपेयर टू विद रेफरेंस टू दिस ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड मेंशन नहीं करेंगे तो देन दिस 5 वोल्ट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। तो वो रेफरेंस आपको कॉमन करना पड़ेगा। अगर आप इस माइक्रो कंट्रोलर को यहाँ से जेड से पिन को ऑन करते हैं और उसका चाहते हैं इसकी वजह से आपकी मोटर घूमना शुरू हो जाए, तो जब आप इसको ऑन करेंगे तो वो सिग्नल आगे ट्रांसफर करने के लिए आपको जो है, आप चाहे यहाँ पर डिफरेंट पावर सोर्स इस्तेमाल क्यों ना कर रहे हो, आपको इनकी ग्राउंड्स कॉमन करने पड़ेंगे, यानी कि इन ग्राउंड्स को आपको शॉर्ट करना पड़ेगा ताकि दोनों का रेफरेंस पॉइंट सेम हो जाए, ताकि इस सर्किट को पता चल जाएगी भाई यहाँ से मुझे उसने ऑन किया, वरना वो आप सिर्फ यहाँ से सिग्नल देते रहेंगे ऑन ऑफ का, उसे पता नहीं चलेगा कि वोल्टेज है कितनी, क्योंकि उसके पास कोई रेफरेंस नहीं होगा। तो जब आप ये ग्राउंड कॉमन करते हैं, जब आप ग्राउंड कॉमन करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके पास ये जो उसमें से मैं आपको बताई स्पाइक्स वगैरह आती हैं और उसमें जो नॉइज़ आती है, जो उसमें रिवर्स करंट आता है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो इसको भी इफेक्ट करती है, ग्राउंड में आ जाती है। और आपके मैंने एक दफ़ा सर्किट बनाया था, हमने इस तरह उसको ट्रांजिस्टर से जिसको बल्कि हमें ट्रांजिस्टर और रिलेस के साथ हम मोटर चला रहे थे, तो रिलेस को ऑन जब हम करते थे तो उसकी वजह से माइक्रो कंट्रोलर रीसेट हो जाता था जब वहाँ से हम रिलेस को ऑन करते थे, क्योंकि उसकी वजह से रिवर्स करंट आता था और स्पाइक्स आती थी, और वो और जो हमने पावर सेपरेट की हुई थी, लेकिन क्योंकि ग्राउंड कम था तो वो मैग्नेटिक फील्ड ग्राउंड में ट्रेवल करती थी और हमारे माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट कर देती थी, क्योंकि इसका वोल्टेज लेवल चेंज हो जाता था। तो बहरहाल उसको ओवरकम करने के लिए आप कंप्लीट आइसोलेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कंप्लीट आइसोलेशन हो जाए, यानी कि ये मेरे पास ये वाला जो वोल्टेज है इसका इसका वोल्टेज सोर्स और ग्राउंड बिल्कुल ही अलग बैटरी हो,
इसका वोल्टेज सोर्स और ग्राउंड और ये बिल्कुल अलग बैटरी हो, इसका वोल्टेज आपको माइक्रो कंट्रोलर चल लगी, इसका वोल्टेज सोर्स और ग्राउंड अलग बिल्कुल सेपरेट हो, लेकिन इनकी आपस में कम्युनिकेशन हो जाए, यानी कि सिग्नल ट्रांसफर हो जाए। जैसा इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो इस एग्जाम्पल में हम क्या करना चाह रहे हैं कि आपके पास मोटर चल रही है, इस मोटर को आप जब आप ऑन कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपके माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाए कि मोटर ऑन हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक अंदर एक डिवाइस होती है जिसे कहते हैं ऑप्टो कपलर। ऑप्टो कपलर के अंदर एक एलईडी होती है और यहाँ पर एक तो क्या बोलते हैं जो लाइट सेंसिंग ट्रांजिस्टर होता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरा। तो आपकी वो ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, जो लाइट से उसकी बेस के ऊपर लाइट आती है तो वो ट्रिगर हो जाते हैं, वो स्विच हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। तो अब क्या होगा कि जब इसके बीच बीच में से करंट गुजरेगा, फिर ये अंदर ये आईसी के अंदर होता है, आईसी के अंदर लाइट ऑन होगी और उसकी वजह से आपके ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर ऊपर करंट आएगा और वो आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट कर देगा। यानी कि आप देखें यहाँ पर वोल्टेज ये जो दो पिन हैं यहाँ पर इसमें शॉर्ट हो जाएंगी तो आपका ट्रांजिस्टर के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये पहले हाई था, ये हाई से लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये पुल अप हुआ है यहाँ पर, तो आपके माइक्रो कंट्रोलर को इंडिकेशन मिल जाएगी कि भाई ये मोटर ऑन होगी। सो इस तरह से क्या होगा कि आपका ग्राउंड हम बिल्कुल सेपरेट रहेगा, इसका ग्राउंड सेपरेट, इसका ग्राउंड सेपरेट, आपको उसमें ग्राउंड कॉमन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है ये लाइट का सिग्नल है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है, इसको किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं होती लाइट को आपको। तो इसलिए जब लाइट आएगी तो उससे ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, वरना अगर आपको वैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन करना हो तो उसके लिए आपको रेफरेंस देना पड़ता है कि इसको बेस के ऊपर इतनी वोल्टेज 0.7 आनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, राइट। तो उसमें कोई ग्राउंड नहीं है, तो इसमें सिर्फ लाइट की वजह से आप ट्रांजिस्टर को ऑन कर लेंगे और उससे आपका यहाँ पर सर्किट जो सेंस हो जाएगा। इसी तरह इसको रिवर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने आगे यहाँ पर रिले लगाया हुआ है जो कि किसी मोटर को कंट्रोल कर रहा है, उसके बीच में भी आप ऑप्टो कपलर लगाएंगे। तो इंशाल्लाह जब हम इस्तेमाल करेंगे, अगर इंशाल्लाह हमने कोई ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट किया तो इट विल बिकम मोर क्लियर। ये जो डॉटेड में उन्होंने सर्किट बनाया हुआ है ये मजीद सिग्नल को और स्मूथ करने के लिए ये डैम्पिंग सर्किट यहाँ पर लगाया है, जिसमें बहुत हाई वैल्यू का आर और कैपेसिटर लगा हुआ है ताकि यहाँ पर डैम्पिंग हो जाए जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल की, ठीक है। तो उसमें और आपके पास स्मूथ सिग्नल आ जाएगा। तो ये था ऑप्टो कपलर, ठीक है। एलसीडी डिस्प्ले को हम, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है तो जब हम जरूरत पड़ी तो हम वी कैन विजिट। तो बहरहाल कहने का मकसद है कि यहाँ पर ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में हार्डवेयर रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो अगर आप हार्डवेयर रिलेटेड कोई सर्किट बनाना चाह रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसको चैप्टर को पढ़ लें, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लियर नहीं है तो वो उसको पढ़ने से जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वो यहाँ पर आपको इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएंगी, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जांपल। मैंने पेज नंबर इसका नोट किया क्योंकि इसमें एक्चुअली पेज नंबर इस बुक में जो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें पेज नंबर शुरू में गिवन नहीं है और इसका इंडेक्सिंग और कंटेंट इतना अच्छा नहीं, तो इसलिए तलाश करना पड़ता है थोड़ा सा। बहरहाल इसी में चैप्टर में नीचे जाकर चैप्टर 4 में जाकर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दी हुई। सो लेट मी जस्ट तेजी से इसको मैं नीचे दे जाऊँ और हम एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है, हमने बेसिकली आपके पोर्ट बी के ऊपर एलईडीज लगी हुई उनको हमने स्विचिंग करनी है, सिंपल सा है। तो ये मैं आपको यहाँ से मैंने इसका थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके मैंने इसका कोड यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। सो लेट मी ओपन दैट फॉर यू, राइट। तो ये हमारे पास अगर देखें प्रोजेक्ट की एडिट प्रोजेक्ट, इसमें वही हम 16F877 इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, और इसमें हम 8 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इसमें ये हमारा कोड है, इसमें एक जो चीज़ नहीं है, हम सारी चीज़ें पहले कर चुके हैं, बल्कि दो चीज़ें नहीं हैं, एक ये ऐड कॉन है और एक है ये डिले एमएससी। क्या होती है ये दो नई चीज़ें इसमें इस कोड में आई हैं, बाकी सारी चीज़ें आप पहले देख चुके हैं। ऐड कॉन क्या होता है? सो लेट्स लुक इट अप। ऐड कॉन लेट्स मैं खोलता हूँ डेटा शीट, 16F खोलें 18F खोलें, दोनों में बिल्कुल एक चीज़ में ऑप्शन। अभी हम 16F लगाई हुई तो मैं 16F को खोलता हूँ। ऐड कॉन, अच्छा ऐड कॉन अगर मैं जाऊँ तो ये आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं ना, अगर आपको ऐड कॉन लेट से मालूम करने की क्या होता है, ऐड कॉन 1 क्या होता है, कंट्रोल F करें, यहाँ पर लिखें ADCON ऐड कॉन 1, ठीक है। ऐड कॉन 1 तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर है। इसको आप फर्दर आगे तलाश करते हैं ना तो उसका जो मेन टॉपिक है वो खुल जाएगा। ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ऐड कॉन 1, आप यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। दूसरा एक और तरीका ये कि आप यहाँ पर ये जो इसका एडीसी का जो सेक्शन है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, इसके सेक्शन में जाएं तो आपको यहाँ पर भी ऐड कॉन में 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वही टॉपिक है यहाँ पर। तो ऐड कॉन 1 जो रजिस्टर है वो किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? सो बिफोर वी गो टू दैट, अगर मैं आपको इसका पिन डायग्राम दिखा दूँ, अगर आप पिन डायग्राम अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पोर्ट ए है, ठीक है, पोर्ट ए जो है वो RA0, ये पोर्ट ए की जरूरत है, और RA1 वगैरह ये पोर्ट ए सब मौजूद है यहाँ पर। लेकिन इसका एक और फीचर जो है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मल्टीपर्पज पिन है, तो उसका एक और फीचर क्या है कि ये एज एनालॉग इनपुट भी इस्तेमाल होती है, ठीक
AN0, AN1, AN2, AN3 और फिर ये इसके बाद यहाँ पर कुछ RE की भी, RE यहाँ की पोर्ट E और पोर्ट A की कुछ पिन जो हैं वो एज एनालॉग इनपुट भी इस्तेमाल हो सकती हैं, जिसको हम इनपुट लेकर ADC में डालेंगे, सेंस करेंगे एनालॉग इनपुट को, और वही पिन डिजिटल IO के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। अब आपने इसको किस काम के लिए इस्तेमाल करना है, उसके लिए ये रजिस्टर इस्तेमाल हो सकता है जो मैंने आपको दिखाया किधर गया। इसको हम दोबारा खोलेंगे रजिस्टर को, मैं जाता हूँ यहाँ पर ADC में एडकॉन 1 में इन दोनों को भी छोड़ दें, ये दीज आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ADC, उसको अभी हम इस्तेमाल नहीं करते। अभी हम ये देखें आखिर में जो आपके पास PCFG 3, 2 और 1 और 0 ये 4 बिट्स जो हैं, इससे आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपके पास जो पिन हैं AN0, AN1, AN2, AN3, AN4, AN5, AN6, AN7 ये एज एनालॉग इस्तेमाल होंगी या एज डिजिटल। तो इनकी सेटिंग्स के साथ, जिस तरह अगर मैं इन इन बिट्स की यानी एडकॉन 1 के अंदर इन बिट्स की सेटिंग अगर मैं ये कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये 011 कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा कि ये 3 जो पिन हैं ये एज डिजिटल IO इस्तेमाल होंगी, AN4 एज एनालॉग इस्तेमाल होगी, AN3 एज वोल्टेज रेफरेंस फॉर ADC। जब हम ADC पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल से देखेंगे, और ये बाकी तमाम पिन भी एज एनालॉग इनपुट इस्तेमाल होंगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, अभी मैं चाहता हूँ कि तमाम की तमाम पेन जो है वो डिजिटल IO के लिए इस्तेमाल हो। उसके लिए जो सेटिंग है वो ये है कि तमाम जो पिन हैं वो एज डिजिटल IO इस्तेमाल करने के लिए मुझे इस PCFG की सेटिंग 011 और X मैंने यहाँ कुछ भी डाल दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 011 और आगे आगे 1। तो अगर आप देखें यहाँ पर मैंने एडकॉन 1 को यहाँ पर आखिर में यहाँ पर 0111 रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तमाम की तमाम पेन डिजिटल IO की इस्तेमाल होगी। पहली मैंने MSB को 1 रखा हुआ, उससे क्या होता है उसे देख लेते हैं। उस पहली एडकॉन 1 मैंने 1 सेट की हुई करी, राइट। सो वो क्या है, ADF फॉर्मेट सिलेक्शन बिट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल, इसलिए वी नॉट यूजिंग इट। तो ADC के ये ADC के अलाइनमेंट के लिए होता है, नॉर्मली हम इसको राइट अलाइंड ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने एज अ स्टैंडर्ड उसको 1 ही रखता हूँ, क्योंकि हम भी इसको नॉर्मली राइट जस्टिफाइड ही करते हैं ना, डाटा हमेशा राइट जस्टिफाइड रखते हैं, लेफ्ट जस्टिफाइड हो जाएगा तो हमें इसके पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो हम इसको नॉर्मली राइट जस्टिफाइड ही रखते हैं, तो मैंने उसके लिए इसको 1 सेट किया हुआ। लेकिन फिलहाल हम ADC इस्तेमाल नहीं करें, इसलिए जस्ट इग्नोर दिस। यू कैन आप यहाँ 0 भी सेट कर लेंगे तभी हमारा कोड सही चलेगा, राइट। तो यहाँ पर हमने ट्विस्ट बी को 0 कर दिया, यानी कि पोर्ट बी को एज एन आउटपुट इस्तेमाल कर रहे हैं। पोर्ट बी के ऊपर मैंने FF डाल दिया। डिले MS जो है वो क्या है, वो उसका आपका माइक्रो ई जो सॉफ्टवेयर है वो आपको इनबिल्ट फंक्शंस कुछ प्रोवाइड करता है आपकी आसानी के लिए, यानी सॉफ्टवेयर में डिले पैदा करने के लिए। अब यहाँ पर बगैर टाइमर इस्तेमाल नहीं करेगा। जब मैं डिले MS लिखूंगा तो आपका यहाँ पर जो इसका कंपाइलर है वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के जरिए से डिले डाल देगा, यानी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर फालतू इंस्ट्रक्शंस डालेगा और उसके जरिए से डिले क्रिएट करेगा। और कितना ये MS में है, नहीं मिली सेकंड में कितना मैंने बताया, 300 मिली सेकंड, यानी कि पोर्ट बी के पहले FF डालो और फिर 300 मिली सेकंड का डिले दो और फिर पोर्ट बी के ऊपर 00 कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर लूप लगाया यहाँ पर, एक मैंने इंट को मैंने यहाँ पर इंटीजर आई शुरू में डिफाइन कर दिया है। 20 दफ़ा क्या काम करना है, यहाँ स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल की जैसे सी में होती है। स्विच पोर्ट बी को मैं रीड करो, पोर्ट बी को रीड करो। अगर पोर्ट बी की वैल्यू 0 हो सकती है या FF हो सकती है, इन दोनों में से कोई एक होगी, तो केस 00 और केस FF। 00 होगी तो उसको फ्लिप करके FF कर दो और 300 मिली सेकंड डिले दे दो, और अगर FF थी तो उसको 0 कर दो और 300 मिली सेकंड डिले दे दो। ठीक है, ये काम आप इफ एल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्विच से किया है। ठीक है, तो ये 20 दफ़ा उसने ये काम करना है। ठीक है, यानी कि ऑन ऑफ। तो उसके बाद यानी कि टोटल ऑन जो है वो अगर हमने आगे एलडी लगाएंगे तो वो 9-10 दफ़ा ऑन होगी। ठीक है, और उसके बाद पोर्ट बी को 5 कर दो, यानी ऑल्टरनेट पिन ऑन कर दो, और उसके बाद वाइल 1 लूप के अंदर यानी हमेशा क्या काम करो कि पोर्ट बिट्स को रीड करो और जो भी पोर्ट बिट्स हैं उसको फ्लिप कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, और ये काम मुसलसल करते रहो, राइट। तो यहाँ पर हमने इसको बिल्ड करते हैं, ये है प्रोजेक्ट का नाम LED बेसिक्स का नाम, तो इसको हम बिल्ड करते हैं। ठीक है, इसको मैं बिल्ड कर लिया और इसी कोड को मैंने यहाँ पर 16F का जो मेरे पास बोर्ड है सर्किट यहाँ पर है, इसकी बेसिक कनेक्शन मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। पोर्ट बी के साथ हमने LEDs लगाई हुई है और इसको हम चला रहे हैं 8 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर, और वही सेटिंग हमने कोड में भी की हुई जो कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि कैसे करनी है। यहाँ पर इस कोड को ऊपर मैंने मेरे से बर्न किया हुआ, यहाँ पर माई प्रोजेक्ट वही प्रोजेक्ट है इसको, बल्कि इस प्रोजेक्ट एग्जाम्पल 1 ये वाला ये मैंने एक्स फाइल इसके अंदर बर्न कर दी है, और राइट। सो ये पहले ब्लिंक करेगा अराउंड 9-10 टाइम्स जो हमने लूप में लगाया हुआ है। उसके बाद ये
इसकी जो है वो चेंज हो गया, यानी कि ऑल्टरनेट पिन ऑन ऑफ हो गई। ठीक है, अब एक एक हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास खत्म करेंगे। उसमें क्या करेंगे, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम पिक 15 की जगह पिक 18 भी अगर लगाएं तब भी हमारा इसमें कोई मसला नहीं होगा प्रोजेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मैं स्टॉप करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ पर मैं ये सेव कर लेता हूँ। एक और प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने 18F452 इस्तेमाल किया हुआ है। तो 18F452 में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वही कनेक्शन है, ऑसिलेटर की पिन थोड़ा सा उन्होंने आगे पीछे पिन यहाँ पर सिमुलेशन में दिखाई हुई, लेकिन है वही आपकी पिन 13 और पिन 14 के ऊपर ऑसिलेटर लगा हुआ है, और वही आपका मेमोरी क्लियर आपके पिन पिन 1 के ऊपर है। पोर्ट भी उसमें इस तरफ दिखाया हुआ था, यहाँ इस तरफ दिखाया हुआ है, लेकिन है बेसिकली वही पोर्ट भी उसी पिन पिन से। ये सिमुलेशन में फ़र्क किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल जो अगर आप दोनों की डेटा शीट में देखें तो दो पिन उसी नंबर के ऊपर उसी जगह के ऊपर मौजूद हैं। पहला तो यहाँ पर हमने पोर्ट बी के ऊपर ये हमने एलईडी लगाई हुई है। अब इसमें कोड का मैं आपको बता दूं, अगर लेट्स से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन लेट्स बल्कि मैंने प्रोजेक्ट खोला, अगर आपको उसमें मसला मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है, मैं टाइम बचाने के लिए आपको खोल के दिखा देता हूँ। लेकिन आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट भी कर लेते हैं, बल्कि कर लेते हैं, लेट मी जस्ट शो यू। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये बल्कि कैंसिल करके मैं ये कोड पहले कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट टू शो यू कि हम एग्जैक्टली यही कोड उसमें भी चला सकते हैं, जस्ट टू शो यू दैट। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया, मैंने प्रोजेक्ट एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इसको मैं ब्राउज करता हूँ और मैं इसको मैंने कुछ अपनी पार्टीशन की हुई 18F का एक फोल्डर बनाया हुआ है प्रो प्रोटीज माइक्रो सी के अंदर। इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ बेसिक 2 के नाम से। ठीक है, और इसको ओके कर दिया, प्रोजेक्ट नेम बेसिक 2 राइट। 18F452 है और 88 मेगाहर्ट्ज़, इसको थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, इंक्रीज टू 12 मेगाहर्ट्ज़। मेरे ख्याल से मैंने इक्वल्स टू 12 मेगाहर्ट्ज़ का लगाया है। और इसको हम नेक्स्ट करते हैं और कोई फाइल ऐड नहीं करनी है हमने, इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बेसिक 2 है, इस ये हमारी प्रोजेक्ट का हिस्सा बना हुआ है, इसको मेन यहाँ पर पहला इसको हम सेव करेंगे, इसको हम प्रोजेक्ट में बेसिक 2 के अंदर बेसिक 2 सोर्सेज बेसिक 2 डॉट सी। ठीक है, बेसिक 2 डॉट सी मौजूद है, वही कोड यहाँ पर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल भी नहीं पेस्ट हो रहा, मैं इसको यहाँ से खोलता हूँ दोबारा, ये एलईडी बेसिक्स का ये कोड, इसको मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी और बेसिक 2 में जाके मैं कंट्रोल वी, क्यों नहीं करा इसको पेस्ट नहीं करा रहा सी, ये पेस्ट कर लिया है। कॉपी और बेसिक 2 में यहाँ पर पेस्ट। आई डोंट नो व्हाई मैंने क्या गलती कर रहा हूँ कि ये पेस्ट नहीं कर रहा पेस्ट। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, पार्ट नाम करते हैं, नो करते हैं बेसिक्स एलईडी बेसिक्स बेसिक 2। यहाँ पर मैं बेसिक 2 में सोर्सेज में जाके एक नई सोर्स ऐड कर देता हूँ, ऐड न्यू फाइल। ठीक है, इसको मैं सोर्सेज में यूनिट, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, रीनेम फाइल तो मैं करता हूँ मेन डॉट सी। ठीक है, मेन डॉट सी मैंने इसको कर लिया और इसमें कर कंट्रोल ए सी और यहाँ पर मैं पेस्ट। वो कुछ मसला आ गया था, क्या मसला हुआ था पहला, जाने दो। ओके, सो लेट्स, ये वॉइड मेन और वही कोड है एग्जैक्टली जो हमने पहले इस्तेमाल किया था, इसको मैं सेव करूँगा और मेन 2 में सेव कर लिया उसको मैंने। और प्रोजेक्ट में देखूँगा कोई इसमें चेंजेस तो नहीं मैंने की। ये 12 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर पिक 18F452 एंड एवरीथिंग लुक्स गुड राइट। सो लेट्स बिल्ड दिस। ओके, अब मैं इसमें जो मेरे पास मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है 18F452 से, इसके अंदर ये 12 मेगाहर्ट्ज़ सेट हुआ हुआ है, इसकी मैं प्रोजेक्ट फाइल में बेसिक 2 के अंदर जाके जो हमने नई प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट की है उसको यहाँ पर डाल देते हैं और लेट्स सी इफ इट रन्स ऑन दिस मशीन। तो ये यहाँ पर भी चल रही है, कोड में मैंने कोई चेंज नहीं किया और पिन कनेक्शन में भी आपको कोई चेंज नहीं है और आपका वही कोड यहाँ पर भी चलना शुरू हो गया। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट टुडेज क्लास। इसमें मैं एक चीज़ मैं सिर्फ आपको इंडिकेट कर दूँ कि इस किताब में थोड़े से मसले हैं, क्योंकि किताब में ना थोड़ा सा किताब थोड़ी सी पुरानी है। यहाँ पर आप देखेंगे आप उन्होंने ऐड कॉन वंस सवाल नहीं की, इसके में आप कोड देखेंगे ना तो उन्होंने
ANSEL इस्तेमाल किया हुआ है, ANSEL इस्तेमाल किया हुआ है, उन्होंने एडकॉन इस्तेमाल नहीं किया हुआ, जो हमने एडकॉन 1 में जो हमने चेंजेस की ना आईओ पेन्स को एज डिजिटल आईओ के लिए, ये पुराने जो आईसी थी ना 16F877 की जो पुराना वर्जन था उसमें ये रजिस्टर इस्तेमाल होते थे, अब ये इस्तेमाल नहीं होते। तो इसलिए मैं आपको बताया ये किताब में ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो इलस्ट्रेशन द्वारा और एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी दी हुई, लेकिन हमारे पास जो सोर्स है वो हमारे पास ये डाटा शीट है, ठीक है। तो इसलिए मैं काइंड ऑफ लाइक मिक्सिंग बोथ ऑफ देम, सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट कि बुक को आपने 100% फॉलो नहीं करना। बुक के अंदर मुमकिन है अगर आप कोड को देखेंगे आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि ये पुरानी आईसी के लिए डिज़ाइन था ये कोड। तो इसलिए हम बुक को मैं भी फिलहाल तो इसी को फॉलो कर रहा हूँ, जब तक हमें इससे बेहतर किताब नहीं मिलती। तो बुक के टॉपिक्स को वाइज मैं इसी को फॉलो करूँगा और एग्जाम्पल्स, लेकिन आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर अ बेटर बुक इफ आई फाइंड इट, अदरवाइज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ हमें चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे वहाँ हम डाटा शीट को एज अ सोर्स बनाकर हम चेंजेस कर लेंगे। और एज एन इंजीनियर हमारे अंदर ये मेरे ख्याल से कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम पुराने मॉडल से नए मॉडल के ऊपर और पुराने वर्जन में से नए वर्जन में हम मैप कर सकें। हम ये स्मार्ट सोल्यूशन, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं आपको हमेशा आएंगे, तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर सकें, इनको देखकर परेशान ना हो जाए कि यहाँ पर तो ANSEL लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं चल रहा। तो आप यू शुड बी एबल टू गूगल इट एंड सर्च एंड फाइंड आउट कि यार ये ANSEL क्या होती थी। मेरे इस डाटा शीट में भी अगर आप इस डाटा शीट में ANSEL तलाश करेंगे आपको नहीं मिलेगा। तो वो क्यों नहीं मिल रहा। अब ये नई 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 डाटा शीट है, यहाँ पर किताब में लिखा हुआ है, डाटा शीट में नहीं लिखा हुआ। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आपने कॉन्फिडेंस से इसको सर्च करना है और देखना कि भाई देयर मस्ट बी समथिंग दैट यू आर मिसिंग। तो जब आपको कंप्लीट मालूमात मिल जाएगी देन यू कैन नो बेटर कि असल में इशू क्या है। सो अगली क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मजीद एग्जाम्पल्स के ज़रिए से हम एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम माइक्रो कंट्रोल्स के डिफरेंट फीचर्स को समझें और उनका बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर योर टाइम क्लास। अस्सलाम वालेकुम।